और वहीं देश के मशहूर पत्रकार अजीज बर्नी जी लाइव 7 टीवी के साथ जुड़े और इस दौरान उनकी तरफ से देश में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर अपनी राय रखी गई। सुनिए उनकी तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया। नाज़रीन आदाब, मैं अजीज बर्नी हाजिर खिदमत हूँ। मुझे आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है वह है कांग्रेस पार्टी का रायपुर अधिवेशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बड़ा मौका था जब कांग्रेस पार्टी अपने नजरियात के साथ मुल्क के अवाम के और बिलखुसूस अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विचार मंथन कर सकती थी। उसने किया भी। वो 2023 के असेंबली इलेक्शंस और 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए एजेंडा तय कर सकती थी। मुझे लगता है कि जिन स्पीकर्स ने इस अधिवेशन में अपने ख्यालात का इजहार किया वो कमोवेश आने वाले असेंबली इलेक्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना, खासतौर से मैंने इन रियासतों का जिक्र किया इसलिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस वक्त भी कांग्रेस की सरकारें हैं और मध्य प्रदेश में पिछली बार भी अवाम ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका फराहम किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आज कांग्रेस फिर से ये उम्मीदें जगा सकती है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में अवाम उसे सरकार बनाने का मौका देगा और इस बार कोई सिंधिया नहीं होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा सके। कमोवेश यही सूरत हाल कर्नाटक में भी थी, जहां कुमारस्वामी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन वही सूरत हाल कर्नाटक में पैदा हुई जो मध्य प्रदेश में। बेशक तेलंगाना से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। हालांकि अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की लंबे अरसे तक हुकूमत रही थी, लेकिन आज वहां केसीआर है। ताहम इतना कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या यूं कहें कि सेकुलर पार्टीज में जिनका शुमार होता है उनमें केसीआर भी पेश हैं और वो आज की मरकजी हुकूमत की खामियों को गिनाने का कोई मौका चूकते नहीं। मैं जिक्र कर रहा था कांग्रेस पार्टी के रायपुर अधिवेशन में उन मुकर्रीन के, स्पीकर्स के नजरियात की। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की साबिक सदर मोहतरमा सोनिया गांधी जी। बेहद जज्बाती अंदाज में उनकी तकरीर रही। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी सियासी जिंदगी के सफर का आखिरी मरहला हो सकता है। उनके इस जुमले को बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद एक्टिव पॉलिटिक्स से, कांग्रेस की सियासत से अलहदगी का ऐलान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका ये जुमला एक्टिव पॉलिटिक्स से उनकी अलहदगी का ऐलान था। हां, इसमें जज्बातियत जरूर थी। गुज़िश्ता बरसों में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सियासत 10 जनपद के इर्द गिर्द घूमती रही है, मुझे नहीं लगता कि आज भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लीडरान 10 जनपद यानी सोनिया गांधी जी की रिहाइश का को माइनस करके कुछ सोच सकेगा। न मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा चाहेंगे, न राहुल गांधी ऐसा चाहेंगे, न प्रियंका ऐसा चाहेंगी। ये अलग बात है कि जिन 3 नामों का मैंने जिक्र किया, अब आज
आज की कांग्रेस सियासत में इनका रोल पहले से ज्यादा अहम हो, मगर सोनिया गांधी जी के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी पार्टी में जिस खास बात का जिक्र किया, जिसे मैं 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जोड़कर देख रहा हूं, वो सबको साथ लेकर चलने की बात है। उनका इशारा था कि किसी तरह के थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। सब सेकुलर पार्टीज को मुत्तहिद होकर चुनाव मैदान में आना चाहिए। मैं आगे जिक्र करूंगा कि उनके इस जुमले का क्या असर हुआ और क्या असर होने की उम्मीद है, लेकिन अभी मैं चंद मुकर्रीन के ख्यालात के बारे में कहना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया। भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम के नजरियात को जो सभी पर जाहिर हैं सामने रखा, सेकुलर इत्तेहाद की बात की। राहुल गांधी जिन्होंने अपनी तकरीर औरों के मुकाबले में तवील रखी, आधा घंटे से ज्यादा उन्होंने खिताब किया। कई जज्बाती पहलू भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र उन्होंने अपनी 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का किया। उन्होंने बताया कि किस तरह लोग उनसे जब गले मिलते थे, एक ट्रांसमिशन होता था, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को वो समझने लगे थे। और यही सब कुछ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोग भी राहुल गांधी के जज्बात और एहसासात को समझ रहे थे। फर्जन जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जब एक मजदूर ने मुझसे हाथ मिलाया तो जैसे उसके बरसों की तपस्या को कहे बगैर समझ गया मैं। एक नौजवान लड़की ने जब मेरे करीब आकर कहा, भैया, राहुल भैया, मैं आपसे मिलने आई हूं, तो मुझे लगा कि मैं प्रियंका के साथ खड़ा हूं, अपनी बहन प्रियंका के साथ खड़ा हूं। और वही प्यार जो मेरे दिल में मेरी बहन प्रियंका के लिए था, उसी प्यार को मैंने महसूस किया। अलग अलग मुकर्रिरीन के तमाम तर जुमलों को बयान करना मेरा मकसद नहीं है, चूंकि मैं इस अधिवेशन के बाद के हालात पर मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहता हूं। लेकिन हां, राहुल गांधी ने एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही जज्बाती बात जो कही, उसे एक बार फिर मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। उन्होंने 1977 यानी इमरजेंसी के बाद के इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैंने देखा कि हम इस घर से मुंतकिल होने जा रहे हैं, घर खाली करने जा रहे हैं, तो मैंने अपनी मां से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? उन्होंने बताया, ये घर हमारा नहीं है, ये घर सरकारी है और हमें इस घर को खाली करना होगा। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा, मुझे ये एहसास हुआ कि वो घर हमारा नहीं है और आज 52 साल तक भी हमारा अपना कोई घर नहीं है। तो ये एक दर्द उस खानदान के बारे में, मोतीलाल नेहरू के बारे में, जिनके रेशम के कारखाने थे, इलाहाबाद में उनका घर भी था, जिस घर को दान कर दिया गया। आज उन्हीं के खानदान का चश्म चिराग राहुल गांधी ये कहने को मजबूर हुआ कि आज हमारा कोई घर नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, हिंदुस्तान आपका घर है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहें, वो घर सरकारी हो या आपका अपना हो, आप हिंदुस्तान में यानी अपने ही घर में रहते हैं। प्रियंका गांधी जी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नौजवानों
मजदूरों और किसानों की बात की। उन्होंने जोर देते हुए ये कहा कि किसानों के कर्जे माफ नहीं होते, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के खास पहलू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर कश्मीर में जब हम थे, बहुत सी औरतों ने हमारे साथ हमारे करीब आकर कहा कि 3 साल बाद आज हम अपने घरों से बाहर निकले हैं। आपकी सोहबत ने, इस यात्रा ने हमें यह मौका फराहम दिया, हमें यह हौसला दिया। जवाब में प्रियंका गांधी ने यही कहा, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आपको हौसला देना है, कांग्रेस पार्टी का मकसद आपको हौसला देना ही है। कश्मीर से जुड़े एक वाक्य का जिक्र राहुल गांधी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मोदी जी ने भी श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चंद कारकुनान के साथ। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ में वहां पहुंचा तो जिन लोगों के हाथ में तिरंगा था, उन्होंने कहा, ये तिरंगा लेकर हम आपके साथ अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए चल रहे हैं। ये फर्क था। जयराम रमेश ने अपनी तकरीर में अरुणाचल से गुजरात तक फिर एक यात्रा के बारे में इशारा दिया कि पार्टी विचार कर रही है कि अरुणाचल से गुजरात तक एक और यात्रा की जाए। मुझे लगता है कि पार्टी का यह मुनासिब कदम होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस रियासतों से गुजरकर यह यात्रा नहीं पहुंची, उन रियासतों तक भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कारकुनान का पहुंचना, अपने नजरियात को सामने रखना, उनको अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तमाम मुकर्रिरीन के ख्यालात का, स्पीचेस का तस्करा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अक़लियती सेल के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी के तकरीर के चंद जुमलों का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से जुड़े कई वाकयात का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में राजस्थान के भरतपुर, मेवात में नासिर और जुनैद के कत्ल किए जाने का तस्करा किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए, अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, उनका सबका साथ सबका विकास ये नारा झूठा है। उन्होंने अपनी तकरीर में कांग्रेस की बुनियाद से लेकर आज तक के हालात का मुख्तसर जायजा लिया। 1 मार्च 2023 यानी कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन के बाद का एक बहुत करीबी मौका, जहां स्टालिन के जन्मदिन पर तकरीबन तमाम सेकुलर पार्टीज के लीडर जमा हुए। मैं कह सकता हूं कि 2024 को सामने रखकर सेकुलर पार्टीज के इत्तेहाद का एक बड़ा मौका था, जो पार्टी अधिवेशन के, कांग्रेस पार्टी अधिवेशन के एक हफ्ते से भी पहले अमल में आया। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, अखिलेश यादव भी थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे, बिहार की नुमाइंदगी भी थी। हाँ, इसके अंदर जो मौजूद नहीं थी, ममता बनर्जी, उनका जिक्र करना चाहूंगा, इसलिए कि बाद में उनका यह बयान भी आया कि वो तनहा इलेक्शन लड़ेगी। अगर नॉर्थ ईस्ट की 3 रियासतों के इलेक्शन का मैं जिक्र करूं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा पहुंचा, 2 रियासतों में तो वाज़े तौर पर सरकार बनाने का उनके पास मौका है,
और तीसरी रियासत में भी कमोबेश सूरत हाल ये है कि ट्रायंगुलर है, तिकोना सूरत हाल है। ममता बनर्जी कहीं न कहीं वादे तौर पर उनके साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उनके दिल में नरम गोशा है और वो लड़ाई जो मगरबी बंगाल के रियासती इलेक्शन के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी थी, जो अंदाज इख्तियार किया था, आज उसके अंदर वो बात नहीं है। अगर ज़िमनी इंतखाबात का जिक्र करूं तो मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की शिकस्त, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की शिकस्त और कांग्रेस के उम्मीदवार की फतेह कहीं ना कहीं बदलते हुए हालात की तरफ इशारा करती है। एक तो इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का गढ़ है मगरबी बंगाल और खास तौर से मुर्शिदाबाद, इसलिए कि मुस्लिम अक्सरियत वाला जिला है। उसी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यकीनन एक पैगाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और खास तौर से ममता बनर्जी के लिए। इसी तरह महाराष्ट्र की एक सीट को भले ही कांग्रेस ने जीता हो, एक सीट उन्होंने तमिलनाडु में भी जीती है, लेकिन वो सीट पहले भी कांग्रेस पार्टी के पास रही। लेकिन मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र की सीटों के जीतने के मायने अलग है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित या बालफादर देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतने दमखम वाली सरकार है कि उद्धव ठाकरे, जिन्हें पब्लिक ने मैंडेट दिया था और जिन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर एक अच्छी सरकार चलाई थी, ये पावर थी भारतीय जनता पार्टी की कि उनकी पार्टी के एकनाथ शिंदे को अलग करके उनकी सरकार को गिराया, उनकी पार्टी का सिंबल, उनकी पार्टी का नाम भी हासिल किया। आज अगर उसी रियासत में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर भी कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं हरा सके, तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। जिस खुले दिल से रायपुर सभी सेकुलर पार्टीज को साथ लेकर 2024 का इलेक्शन लड़ने का इशारा पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर मोहतरमा सोनिया गांधी ने दिया और स्टालिन की बर्थडे में ये नजर भी आने लगा कि इन बातों को संजीदगी से लिया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि 2023 के असेंबली इलेक्शंस बिलखुसूस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका में कांग्रेस की पोजीशन बेहतर होगी। हो सकता है इन चारों रियासतों में तना या अपनी हमख्याल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका मिले। हाँ, तेलंगाना में केसीआर एक बार फिर सरकार बना लेंगे, इसकी उम्मीद ज्यादा है। हाँ, कुछ सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी भी सामने आ सकती है और उसको कामयाबी भी हासिल हो सकती है। हाँ, लेकिन 2024 के लिए अब ये एजेंडा कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टीज का बिल्कुल साफ है। मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता था जिसका अपनी तकरीर में राहुल गांधी ने किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों का। लेकिन इस मौजू पर मैं तवील गुफ्तगू कर चुका हूं, लेकिन नाइंसाफी होती
अगर मैं आज की अपनी बात खत्म करने से पहले नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के दरमियान के रिश्तों का जो बहुत गहराई से तफसील से राहुल गांधी ने जिक्र किया था, आज उनकी तकरीर का हवाला देते हुए मैं इस खास नुक्ते को नजरअंदाज कर देता, इसका जिक्र न करता। वैसे भी ये एक अहम पहलू है जिस पर बात आज भी हो रही है और राहुल गांधी ने भी की, हमने भी की। मैं अपने इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Live 7 TV।